कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्टिज्म को खत्म क्यों नहीं कर दिया। क्या ही हो सकता है कि एक आदमी एक खानदान में पैदा हो, एक परिवार में पैदा हो तो ऊपर चला जाएगा, और दूसरा आदमी एक दूसरे खानदान में पैदा हो, दूसरे परिवार में पैदा हो तो नीचे चला जाएगा। ये कैसा अद्भुत नियम है। इतने अफसोस की बात है कि 75 साल और शायद हम अमृत काल एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आदमी को आदमी बनाने के लिए जो हक देना है हम उसे देने को तैयार नहीं है। जस्टिस इकबाल अंसारी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपनी बात रखें। मंच पे मौजूद हमारे अतिथिगण और यहाँ हाजिर हुए सारे लोग, मुझे आ जाएगी हमारे आ जाएगी। मैं जब चला था तब सोच रहा था क्या बोलूँगा, और अब भी यही सोच रहा हूँ क्या बोलूँ। एक इंसिडेंट में मुझे याद आ रहा है। हमारे बड़े भाई के एक दोस्त थे, हर क्लास में एक आध बार फेल हो जाते थे, तो ग्रेजुएशन में भी उन्होंने एग्जामिनेशन दिया और 2 बार फेल हो चुके थे। थर्ड टाइम उनका चांस आया, पेपर में आता था रिजल्ट, उन लोगों ने घर में देखना शुरू किया रिजल्ट उनका, वो दौड़ते हुए आए, उन्होंने बोला बेवकूफ नीचे से देख, और नीचे से देखा तो उनका पहला नंबर उड़ी का था। मुझे जब प्रोफेसर रतन लाल ने इनवाइट किया कि आप आइएगा, तो मैंने उनसे सही कहा, और हकीकत भी यही कि मैं जो डिस्कशन चल रहा है 26 रेगुलेशन के बारे में कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि सिवाय जो डिस्कशन हमने टीवी में देखा है। तो मैंने इनविटेशन में देखा तो मुझे अपना नाम नज़र नहीं आया, तो मैंने सोचा ठीक है, ये रतन लाल जी ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने बोला मैं आऊँगा ज़रूर, कुछ बोलना तो नहीं है, मैं थोड़ी देर रुक के चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं आपको भेजा है ना, आपका नाम है। तो फिर मैंने नीचे से देखा तो पहला नाम मेरा ही था। इतने अफसोस की बात है कि 75 साल और शायद हम अमृत काल एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आदमी को आदमी बनाने के लिए जो हक देना है हम उसे देने को तैयार नहीं है। जो हमारे अभी प्रोफेसर साहब ने बोला, कई सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट किया है, बड़ा डरावना है। इसको इस तरह से समझिए कि एक डायरेक्शन से ब्राह्मण आएगा, वो शेड्यूल कास्ट वुमन के साथ में कोहेबिटेशन करेगा, पहला बच्चा उसको वहाँ से होना होगा। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर हमारे कोर्ट को इसमें शर्मिंदगी नहीं नज़र आता है तो पता नहीं हम कैसे नज़रिया लाएंगे कोर्ट के लिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं मैथ्यू मैथ्यूसन, ये एक मिशनरी थे। वो ऑक्सफोर्ड मिशन इंग्लैंड से आए थे, कलकत्ता के बाहर एक ऑर्फनेज एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उस ज़माने में फ़ोन वोन तो होता नहीं था, ख़तों के ज़रिए वो अपने ऑक्सफोर्ड मिशन को लिखते रहते थे। तो 2 चिट्ठियाँ उनकी बड़ी मशहूर हुई हैं। एक में उन्होंने लिखा, जो 1920s में उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तानी कैसे पागल लोग हैं, ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, गरीब हैं, सेहत भी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह, और ये
इंडिपेंडेंस पाने के लिए, अपनी स्वतंत्र पाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। ये लिखा उसने, क्या वो सही था? इसका जवाब उसने खुद ही दिया जब वो 40s में एक खत लिख रहा था, और इसमें उसने लिखा कि मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी इतना क्यों चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, फ्री हो जाऊँ। तो उन्होंने बोला अभी इंग्लैंड में बम्बार्डमेंट चल रहा है, जाहिर सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम्बार्डमेंट हो ही रहा था। तो उन्होंने बोला मैंने जब इमेजिनेशन करना शुरू किया कि इंग्लैंड जो है वो डिफीटेड हो जाएगा जर्मन से, और जर्मन इस देश के मालिक बन जाएंगे, जर्मन विल बी रिच एंड इंग्लिश मैन विल बी पुअर, Germans will be educated, English people will be illiterate. उन्होंने बोला जब मैं इस लिहाज से मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि अगर आज इंग्लैंड में भी ये बात हो जाए, ऐसे सिचुएशन कि उन्हें आज़ादी चाहिए या खाना, उन्हें आज़ादी चाहिए या दौलत, तो उनका जवाब यही होगा कि हमें आज़ादी चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी को भी समझना हो किसी दूसरे की तकलीफ को, तो उसकी जगह अपने आप को खड़ा करना होगा, तभी समझते हैं। इसीलिए बोलते हैं ए वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, ये कील कहाँ चुभ रहे हैं जूते के अंदर, ये जो पहना हुआ जूता है वही बता सकता है। तो आज हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनको मालूम होता है कि आप क्या हैं, क्या होना चाहिए। और अगर किसी ऊंचे जाति के लोगों को ये समझना चाहते होंगे कैसा है, तो उन्हें अपने आप को उसी जगह प्लेस करना पड़ेगा जिस जगह पे दलित और पिछड़ी जाति के लोग हैं, तभी उनको समझ में आएगा। और यही चीज़ हमारे जजेस के साथ भी होना चाहिए। मुझे अंसार नाम बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे प्रॉफिट जो हैं उन्होंने जब माइग्रेट किया फ्रॉम मक्का टू मदीना, जब उनके ऊपर में टॉर्चर एंड परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो मक्का चले गए, मदीना चले गए। तो मदीना में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की उसको अंसार बोलते हैं। तो मैं हमेशा सोचता था अंसारी का मतलब है तो वहाँ पे हमारे प्रॉफिट को मदद। मैं हायर सेकेंडरी का फॉर्म फिलअप कर रहा था तो मैंने उसमें अंसारी लिख दिया, इकबाल अहमद अंसारी। इससे पहले मेरा कोई अंसारी नहीं। जब मैं मनोज जाके साहब की स्टेट में पहुंचा बिहार में एज चीफ जस्टिस, तो कुछ लोग मुझसे मिलने आए कि हम ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। मैंने क्या चीज़ है ये? उन्होंने बोला आपको मालूम है ये सारे अंसारियों का जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और अंसारी उनको बोलते हैं जो वीवर्स हैं, उनको जुलाहा बोलते हैं, और उन्हीं को अंसारी बोलते हैं। मुझे पता ही नहीं था। अब मुझे मालूम नहीं वाकई में अंसारी हूँ कि नहीं हूँ। मेरा सर्विस कैरियर ख़त्म हो गया है, नहीं तो हो सकता है कभी मेरे ऊपर भी कोई केस हो जाता और फिर मुझे इंदिरा जयसिंह साहिबा के पास दौड़ना पड़ता। दोस्तों, आप लोगों ने अगर अम्बेडकर पास बारे में नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आप देखेंगे अगर उस आदमी, तो मुझे ये लगता है कभी कभी कि आदमी पागल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी आदमी को, ऑर्डिनरी आदमी के ऊपर में अगर इस तरह का प्रेशर हो जिस तरह उसने झेला है, तो शायद पागल ही हो जाए। वो आदमी कोलंबिया से पढ़ के आता है और जहाँ उसको की नौकरी है वहाँ उसको घर नहीं है,
वो घर तलाश करता है, घर मतलब सर्किट हाउस में वहाँ उसको, क्योंकि वो दलित है तो उसको नहीं मिलता है, तो वो एक अपने हिंदू दोस्त के पास में गए। ऑटोमेटिकली वो हिंदू दोस्त ने बोल दिया उनको कि भाई मेरे खानदान वाले तो तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम जाओ। फिर वो एक क्रिश्चियन के पास जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन सबसे लिबरल है, तो उस क्रिश्चियन ने भी उनको नहीं रखा अपने घर में। ये सोचने की बात है। वो एक मुसलमान दोस्त के पास में गए, वहाँ तो ये हो गया कि उनको नहाने भी नहीं दिया, उन लोगों का जो तालाब था उसके अंदर में। ये आदमी वहाँ से निकला है और इंडिया का संविधान, हम जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोगों को दिया है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, मैं 1-2 मिनट टाइम ले लेता हूँ, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्टिज्म को खत्म क्यों नहीं कर दिया। क्या ही हो सकता है कि एक आदमी एक खानदान में पैदा हो, एक परिवार में पैदा हो तो ऊपर चला जाएगा, और दूसरा आदमी एक दूसरे खानदान में पैदा हो, दूसरे परिवार में पैदा हो तो नीचे चला जाएगा। ये कैसा अद्भुत नियम है। कोई भी सभ्य समाज के लिए ये मुनासिब नहीं है। मैं जो लोग कमज़ोर हैं उनको तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो स्ट्रांग है, जो अपर कास्ट से आते हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने आप को रिवर्स कर लो और समझो कि तुम वहाँ पे होते तो क्या होता। मैं एक ख़ानदान में पैदा हुआ, मुसलमान था वो ख़ानदान, तो मैं मुस्लिम हो गया। हमारे जहाँ साहब पैदा हुए एक हिंदू ख़ानदान में, तो हिंदू हुए। ये हमारे ऊपर था कि मैं कहाँ पैदा हो जाऊँ, या उनके ऊपर में था कि वो कहाँ पैदा हो। ये एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि 2026 में भी हम लड़ना पड़ रहा है कि हमें हमारा हक वापस दे। पता नहीं हमें कभी हक दिया गया था कि नहीं दिया गया था, हमें मालूम नहीं, लेकिन आज चाहता है ये समाज कि उसे उसका हक दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये रेगुलेशन जो है, जो बनाया गया था, इससे जो वंचित समाज है उसको ज़रूर फ़ायदा होता, लेकिन जो हायर कास्ट के लोग हैं उनके लिए कोई ख़राबी भी नहीं था, कोई बुराई भी नहीं थी। लेकिन इतना एजिटेशन हुआ, जिसने हमारे किसी साथी ने बताया कि टीवी पे ऐसे डिबेट चली और वाकई में ऐसी चली। मैं भी समझा कि शायद ये गड़बड़ी है इस रेगुलेशन। बाद में देखा तो रेगुलेशन में तो ऐसा कोई गड़बड़ी या ख़राबी नज़र नहीं आया, और अगर कुछ ख़राबी है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से सारे रेगुलेशन को आप कंडेम कर दें, उसे फेंक दें उठा के, उसे दबा दें, ये शायद उचित नहीं है। मुझे जो बोलना चाहिए था शायद उससे ज़्यादा बोल गया। आप लोग जितना सुनना नहीं चाहते थे उतना मैंने सुना, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। थैंक यू।